देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि व्यंजन रेखाओं को हमें किस तरह से मिलाना चाहिए, उन्हें किस तरह से जोड़ना चाहिए। आज उसी व्यंजन रेखाओं पर हमें स्वरों का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, ये हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो स्वर की जो परिभाषा है वो आपके ध्यान में या आपके जहन में होनी बहुत जरूरी है। स्वर जो है बिना किसी अन्य ध्वनि की मदद से स्वतंत्र रूप से जिसका हम उच्चारण कर सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। बात यह है कि स्वर का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की मदद नहीं लेनी होती, वे स्वर कहलाते हैं। इसके ठीक विपरीत जिसमें हमें किसी अन्य ध्वनि अर्थात स्वरों की मदद लेनी होती है वो व्यंजन कहलाते हैं। क्योंकि आज हम स्वर पढ़ रहे हैं तो हम स्वर की ही बात करेंगे। स्वर दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर, दूसरा अल्प स्वर। आज हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे कि स्टेनोग्राफी में स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। क्योंकि स्टेनोग्राफी में संकेतों के माध्यम से स्वरों को व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ स्वर। कुल मिला के 10 स्वर होते हैं, जिसमें 6 दीर्घ स्वर हैं, 4 अल्प स्वर हैं। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण करने में हमें अधिक समय लगता हो वे दीर्घ स्वर हैं, जिसे हम बोलचाल की भाषा में बड़ी मात्रा के नाम से भी जानते हैं। अल्प स्वर किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता हो, जिसे हम छोटी मात्रा के नाम से भी पहचानते हैं। शॉर्टहैंड के नजरिए से अगर मैं बात करूं तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दीर्घ स्वर। अभी जो मैंने बोर्ड पे टेबल बना रखी है, इस टेबल को देखने से हमें यह मालूम पड़ रहा है, हमें यह जान पड़ रहा है कि एक ही चिन्ह से 3-3 मात्राएं निर्धारित की गई हैं। जैसे एक ही गहरे बिंदु से आ, उसी गहरे बिंदु से ए, उसी गहरे बिंदु से ई की मात्रा निर्धारित की गई है। ठीक इसी तरह से गहरे डैश के अंतर्गत प्रथम स्थान अर्थात गहरे डैश पर औ की मात्रा, दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा और तीसरी जो है ऊ की मात्रा है। यानी कि एक ही चिन्ह से 3-3 मात्राएं निर्धारित की गई हैं। लेकिन इनमें अंतर करने के लिए प्रत्येक व्यंजन पर 3-3 स्थान निर्धारित होते हैं। 3 स्थान व्यंजनों से पहले होते हैं, 3 स्थान व्यंजनों के बाद में होते हैं। पहला स्थान जहां से हम व्यंजन को लिखना शुरू करते हैं, लिखना प्रारंभ करते हैं उनकी दिशाओं के अनुसार, वहीं से पहला स्थान प्रारंभ होता है। जैसे का की रेखा है, का हम इस दिशा में लिखते हैं, अर्थात इसका पहला व्यंजन जो पहला जो स्थान है स्वरों को लगाने का वो यहीं से शुरू होता है। दूसरा बीचों बीच में और तीसरा बिल्कुल अंत में, लेकिन व्यंजन के दोनों तरफ होते हैं। ठीक इसी तरह से आप ला को ले लीजिए तो पहला यहां से, दूसरा बीच में, तीसरा यहां पर, पहला यहां पर, दूसरा यहां, तीसरा यहां पर, यानी कि व्यंजन के दोनों तरफ 3-3 स्थान होते हैं। अगर मैं ह रेखा की बात करूं तो आप देखिए 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह से जितनी भी हमारी व्यंजन रेखाएं हैं, अगर फ रेखा है तो आप देखिए 1
2 3, 1 2 3। इसी तरह से म रेखा है तो आप देखिए 1 2 और 3, 1 2 3। कुल मिला के प्रत्येक व्यंजन पर 3-3 स्थान जो है वो निर्धारित हैं। व्यंजन के दोनों तरफ 3-3 स्थान होते हैं। ठीक है। अब पढ़ने का नियम आता है कि जो मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है उसे हमें पहले पढ़ना है, और जो मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है उसे बाद में पढ़ना है। लेकिन हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि व्यंजन का पहले किधर होता है और बाद में किधर होता है। इसको मैं अगर समझाना चाहूं तो आप देखिए कि जितनी भी रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ आने वाली हो, चाहे इस दिशा में यू जाने वाली हो, चाहे इस दिशा में यू आने वाली हो, व्यंजन रेखाओं की जितनी भी दिशाएं हो उनमें बाईं तरफ यहां पे पहले होता है। यानी कि इस तरफ अगर कोई मात्रा आएगी तो उसको हमें पहले पढ़ना है। ठीक है। और इधर कोई मात्रा आएगी अर्थात दाईं तरफ कोई मात्रा आएगी यहां पर, तो उसको व्यंजन के बाद में पढ़ना है। जितनी भी रेखाएं हैं इसमें सारी आ गई है आपकी। अगर कोई यू रेखा है तो इसका पहले इधर है और बाद में इधर है। ठीक है। आड़ी रेखाओं में यानी कि क वर्ग म न और अंग में, तो इनमें क वर्ग म न और अंग की रेखा में इधर अगर मात्रा आती है यानी कि ऊपर की तरफ, तो हमें पहले पढ़नी है। और अगर इधर में आती है बाद में अर्थात क के बाद में आती है तो हमें व्यंजन के बाद में पढ़नी है। समझ रहे हो। अब आप देखिए कि इसी व्यंजनों पर मैं मात्राओं को लगा रहा हूं, प्रैक्टिकली इनका व्यवहारिक प्रयोग करके देख रहा हूं। तो सबसे पहले हमें पता लग रहा है कि इनके स्थान निर्धारित कर दिए हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, व्यंजनों पर स्वरों के स्थान, अर्थात जहां व्यंजन का 1 नंबर शुरू होता है वहां पर अगर बिंदु हम लगा देंगे तो हमेशा आ ही पढ़ा जाएगा, और अगर डैश लगा देंगे तो ओ ही पढ़ा जाएगा। ठीक इसी तरह से दूसरे स्थान पर अगर हम गहरा बिंदु लगा देंगे तो ए ही पढ़ा जाएगा। ठीक इसी तरह से ओ की मात्रा डैश के अंतर्गत पढ़ी जाएगी। इसी तरह से बिंदु के अंतर्गत तीसरे स्थान पर अगर मैं कोई मात्रा लगाता हूं व्यंजन के, तो वो हमेशा ई की मात्रा पढ़ी जाएगी। और डैश के अंतर्गत अर्थात मोटे या गहरे डैश के अंतर्गत अगर मैं कोई मात्रा लगाता हूं तो वो हमेशा जो है ऊ की मात्रा ही पढ़ी जाएगी। अब आप देखिए मैं इसको व्यवहारिक रूप से लगा रहा हूं और पढ़ने का भी हम अभ्यास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं अगर क पे लगा रहा हूं इसको, तो आप देखिए अगर मैं क का देखिए पहला स्थान यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, पहला दूसरा और तीसरा यहां है। ठीक है। अगर मैं क के प्रथम स्थान पर एक बिंदु लगा दिया तो प्रथम स्थान पर आप देख रहे हैं काय की मात्रा है, आ की मात्रा। तो मैंने क्या बताया, जो मात्रा पहले आती है उसको पहले पढ़नी है। अर्थात क के ऊपर की तरफ मात्रा है, इसका मतलब मात्रा पहले पढ़ी जाएगी। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले स्वर को पढ़ेंगे। स्वर को पढ़ेंगे तो क्या होगा, आ और क की मात्रा। तो आउटलाइन क्या बनती है, आ क। इसी को यदि मैं बीच में लगा देता हूं तो दूसरे स्थान पर हमारी कौन सी मात्रा है, ए की। तो क्या हो जाएगा, ए क। और ठीक इसको मैं तीसरे स्थान पर लगा देता हूं तो तीसरे स्थान पर आप देखिए कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा। तो पहले हम स्वर को पढ़ेंगे तो ई क। ठीक इसी इन्हीं मात्राओं को मैं व्यंजन के बाद में लगाकर प्रयास करता हूं। तो आप देखिए का के बाद मैंने लगाई, तो जब व्यंजन के बाद अगर मात्रा लगती है तो हमेशा व्यंजन के साथ शामिल हो जाती है, उसमें समायोजित हो जाती है, उसमें मिल जाती है। अर्थात क के बाद आ की मात्रा तो क्या हो गया, का। ठीक इसी तरह से का के बाद मैंने ए की मात्रा लगा दी जो दूसरे नंबर की हमारी मात्रा है। तो क और ए की मात्रा, तो आउटलाइन क्या बनती है, के।
और ठीक इसी तरह से अगर मैंने तीसरे स्थान पर बना दी तो क के बाद ई की मात्रा तो की कौन सी है? चूंकि बड़ी की है, दीर्घ स्वर हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर आपको बड़ी मात्रा लगानी है। ठीक इसी तरह से अगर मैं प के बाद यहां लगा दिया मैंने डैश, तो डैश प्रथम स्थान पर काय का है? औ का। तो प के बाद औ की मात्रा तो आउटलाइन बनती है पौ। ठीक इसी तरह से अगर मैं इसको पहले लगा दूं, यहां पर मान लीजिए मैंने पहले लगा दी, तो हम मात्रा को पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो बाद में थी इसलिए हमने व्यंजन के बाद में पढ़ा है। इसमें पहले होगा तो हम क्या पढ़ेंगे? औ और प की मात्रा। ठीक इसी तरह से और किसी व्यंजन में अगर हम लेवे काम में, तो उसमें देखिए अगर मैं दूसरे स्थान पर अगर मैं मात्रा यहां लगा दूं और ये हमारे ल की मात्रा है, तो आउटलाइन क्या बनती है? ओ ल। क्योंकि ल से पहले मात्रा है, मैंने बताया था आपको कि पहले आए उसको पहले पढ़ना है। ल से पहले तो हम पहले स्वर को पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक इसी को यदि मैं व्यंजन के बाद में लगा देता हूं तो ल और ओ की मात्रा लो। ठीक इसी तरह से ऊ की मात्रा भी है, तो अगर मैं यहां लगा दिया पहले तो ऊ ल। और ठीक इसी तरह से यदि मैं इसको व्यंजन के बाद में लगा देता हूं तो हमेशा व्यंजन के बाद में पढ़ेंगे। तो ल के बाद ऊ की मात्रा अर्थात लू की मात्रा, तो इस तरह से बड़ी मात्रा लगेगी। इसी तरह से हम किसी भी व्यंजन पर इस तरह से मात्राओं को लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मात्राओं को लगाते समय आपको अभी एक एक व्यंजन पर लगानी है, यानी कि एक वर्णमाला का कोई सा व्यंजन लेना है, उसके कहना चाहिए ऊपर, यानी कि पहले और बाद में, दोनों में मात्रा लगा लगा कर आपको पढ़ने का अभ्यास करना है। आपको यह टेबल ध्यान में होनी चाहिए कि गहरे बिंदु के अंतर्गत प्रथम स्थान पर आ की मात्रा है, दूसरे स्थान पर ए की मात्रा है और तीसरे स्थान पर ई की मात्रा है। ठीक इसी तरह से गहरे डैश के अंतर्गत प्रथम स्थान पर औ की मात्रा है, दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा है और तीसरे स्थान पर ऊ की मात्रा है। तो देखिए आप कैसे लगाओगे, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूं। मान लीजिए मैं अगर ख में लगा रहा हूं तो सबसे पहले ये यहां मात्रा लगाई, तो आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखना है नीचे। तो क्या लिखोगे? आ ख। दूसरे स्थान पर लगा दी ए ख, तीसरे स्थान पर लगा दी ई ख। ठीक व्यंजन के बाद में भी आपको लगानी है ख और आ की मात्रा खा, ख के बाद ए की मात्रा खे और ख के बाद ई की मात्रा खी और बड़ी मात्रा। तो आपको इस तरीके से एक एक व्यंजन पर ये मात्राओं को लगा करके अभ्यास करना है, पढ़ने का अभ्यास करना है। इससे जितने आप एक एक व्यंजन पर अगर स्वरों को लगाओगे तो दो चीज होंगी, आपको स्वरों के स्थान जो है वो याद हो जाएंगे और इस तरह से हम आगे जाकर के किसी भी व्यंजन पर किसी भी शब्द पर मात्रा लगा करके उस शब्द को बना पाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, एक बार पुनः ज्यादा से ज्यादा इसका मात्रा लगाकर अभ्यास करना है, लेकिन एक ही वर्ण पर, व्यंजनों को मिलाकर नहीं, सिर्फ एक वर्ण पर करना है। एक ही व्यंजन पर आपको इस तरह से मात्रा लगाकर पढ़ने का अभ्यास करना है। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी और आप आसानी से मात्रा लगाकर इसका कहना चाहिए ट्रांसलेशन भी कर पाओगे। जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूं, शॉर्ट हैंड में जितना लिखना जरूरी है उतना पढ़ना भी जरूरी है। तो साथ साथ इस अभ्यास को भी आपको करना है कि आप जो कुछ भी लिखें उसको पढ़े अवश्य। जितना आप पढ़ोगे उतना आपके यानी कि उसमें आउटलाइन को समझने के लिए आपको जो है बहुत कम समय लगेगा और धीरे धीरे आप बिल्कुल अभ्यस्त हो जाओगे आउटलाइन को पढ़ने के और बहुत आसानी से आप जो है आउटलाइन बना पाओगे। बहुत बहुत थैंक यू।